देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जी हां, नेपाल में बड़ा होगा, इसके आसार लगातार बने हुए हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और TV9 भारतवर्ष पर आप बेहद खास कवरेज देखने जा रहे हैं। सुबह 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं नेपाल की बड़ी खबर के साथ, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी जा सकती है, इस बात के आसार बिल्कुल पक्के माने जा रहे हैं। आज होने वाली बैठक में ओली पर बड़ा फैसला होगा। पीएम ओली को लेकर होने वाली बैठक लेकिन टल गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है और माना यह जा रहा है कि चीन के दबाव में बैठक टली है। 8 जुलाई तक ये स्थायी समिति की जो बैठक होने जा रही थी वो टल गई है। पीएम ओली की किस्मत का फैसला होने वाला था आज की इस बैठक में, लेकिन इस वक्त की देखिए सबसे बड़ी खबर ये आ रही है नेपाल से कि 8 जुलाई तक ये स्थायी समिति की बैठक जो होने वाली थी वो टाल दी गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दो धड़ों में बंटने का खतरा एक तरफ पार्टी पर, क्योंकि प्रचंड जो कि सह अध्यक्ष हैं पार्टी के, उन्होंने मोर्चा बुलंद कर दिया था केपी शर्मा ओली के खिलाफ, और जिस तरह से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को हवा देते हुए नजर आ रहे थे पीएम ओली नेपाल में, कहीं ना कहीं ये बात उनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर रही है। नेपाल की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की जो बैठक होने वाली थी, जिसके बारे में हम आपको लगातार बता रहे थे कि आज की इस बैठक में प्रधानमंत्री की किस्मत का फैसला होगा, और आसार इस बात के जताए जा रहे थे कि केपी शर्मा ओली की कुर्सी जाना लगभग तय है। और ये आप तस्वीरें जो इस वक्त देख रहे हैं, आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कहां की तस्वीरें हैं। ये काठमांडू से आप तस्वीरें देख रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री के घर के बाहर की ये तस्वीरें, उनके ऑफिशियल रेजिडेंस के बाहर की तस्वीरें हैं। और निश्चित तौर पर इस वक्त नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि चीन के दबाव में, वो चीन जिसके पूरी तरह से मोहरे बने हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त केपी शर्मा ओली, चीन के दबाव में ये मीटिंग टल गई है। मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, हुआ क्या, जरा तफसील से हमारे दर्शकों को बताइए, जिसके चलते आज की जिस बैठक में ओली की किस्मत का फैसला होना था वो मीटिंग ही टल गई। यहाँ समीर, हम अपने दर्शकों को बता दें कि TV9 भारतवर्ष को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बेहद करीबी और कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर नेताओं से बात हुई है, और उन्होंने यही बताया कि आज जो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होने वाली थी उसे और 48 घंटे के लिए टाल दी गई है। यानी कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को और 48 घंटे की मोहलत मिल गई है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि इस मामले में मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि हिंदी की कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के बाकी सभी नेता, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड हो, पूर्व प्रधानमंत्री माधव नेपाल हो या पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ हो, ये सब मांग कर रहे हैं और ये सब चाहते हैं। तो 45 में से 2/3 से अधिक सीनियर नेताओं का कहना है कि ओली को प्रधानमंत्री और पार्टी के चेयरमैन दोनों पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और इसके लिए कल प्रचंड और ओली की बैठक भी हुई थी, लेकिन इस बीच में लगातार पार्टी के नेताओं का यह मानना था कि ऐसा कुछ तरीका निकाला जाए कि ओली भी अपनी गद्दी छोड़ दे, लेकिन पार्टी को ना तोड़ना पड़े, क्योंकि प्रचंड भी ये बात नहीं चाहते हैं कि 2017 में जिस तरह से पार्टी का एकीकरण हुआ था और अब ओली की जिद की वजह से पार्टी टूटे। तो फिलहाल केपी शर्मा ओली पर यह दबाव है कि उन्हें अपनी पार्टी के चेयरमैन और प्रधानमंत्री की कुर्सी दोनों को छोड़नी पड़ेगी, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि पार्टी टूटने का जो आरोप है वो उन पर पड़े, उस धड़े पर पड़े। ठीक है मनीष, बने रहे आप हमारे साथ, प्रधानमंत्री बने रहे आप हमारे साथ। ये नेपाल की जो बड़ी खबर है इस वक्त, और जिस तरह से पूरा हिंदुस्तान भी इस खबर पर नजर गड़ाए हुआ था, क्योंकि ये तय माना जा रहा था कि इस बैठक में ओली की कुर्सी जाना तय है, ये हर कोई मानकर चल रहा था। क्योंकि आप देखिए 44 मेंबर्स हैं स्टैंडिंग कमेटी के, और उसमें से 30 जो है वो सीधे सीधे खिलाफ थे प्रधानमंत्री के। ऐसे में प्रधानमंत्री की कुर्सी कैसे बचेगी, ये हर कोई सोच रहा था। हमारे साथ बहुत खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है, उनसे आपका तारुफ करा दें। अजय चौरसिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नेपाली कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा वो
फॉर्मर असिस्टेंट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा युवराज घिमरे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, काठमांडू से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। पंकज दास जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी काठमांडू से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। और पुष्पेश पंत साहब बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हिंदुस्तान से मौजूद हैं। अनिल आजाद पांडे बीजिंग से इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे एक और सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले अजय चौरसिया जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप लोगों को क्या लग रहा है, किस वजह से ये जो स्थायी समिति की मीटिंग होने वाली थी इसे टाल दिया गया है? किसके दबाव में हुआ यह फैसला? क्योंकि अभी तक तो सुबह तक बिल्कुल तय माना जा रहा था कि मीटिंग होने वाली है। जी, वहाँ काफी संकट की स्थिति है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर बहुत बड़ा असंतुष्टि है केपी ओली के कार्यशैली के लेके। आंतरिक घरेलू मुद्दों पर, सभी मुद्दों पर वो असफल हो चुके हैं। उनके गवर्नमेंट के लोग, कैबिनेट के बहुत सारे लोग जो हैं भ्रष्टाचार और हर भ्रष्टाचारी का वो बचाव करते हैं। कोरोना वायरस से जो स्थिति है दुनिया में आज, और नेपाल भी उससे अछूता नहीं है। बहुत तीव्र गति से कोरोना वायरस का पेशेंट जो है नेपाल में बढ़ रहे हैं। मृतक होने वाले लोगों का संख्या भी बढ़ रहा है तेजी से। और इन सभी मुद्दों पर वो असफल हैं। कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों का, क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों का जो व्यवस्थापन होना चाहिए, पर्याप्त व्यवस्थापन नहीं है। औषधि उपचार का जो व्यवस्था होना चाहिए वो पर्याप्त व्यवस्थापन नहीं कर पा रहे हैं। इसके इलाज के लिए चाइना से जो पीसीआर मशीन, किट खरीदा गया था, आपको मास्क खरीदा गया था, मेडिसिन खरीदा गया था, वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। पीसीआर मशीन सभी नकली हैं, आपको किट मैच नहीं कर रहे हैं। घरेलू मुद्दों पर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। और इस कारण से लोगों में, उनके पार्टी के लोगों में असंतुष्टि है और अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, पार्टी के लोगों में भी असंतुष्टि है, डिससेटिस्फैक्शन है। इसके अलावा नेपाल के लोगों में भी डिससेटिस्फैक्शन नजर आ रहा है अपने नेतृत्व को लेकर। युवराज घिमरे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। घिमरे साहब, क्या आपको वजह नजर आ रही है? क्योंकि चीन की शय पर केपी शर्मा ओली जो भी स्टैंड ले रहे हैं और जिस तरह से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को हवा देते हुए नजर आ रहे हैं, वो तो जग जाहिर है बिल्कुल। ऐसे में अगर ये मीटिंग होती तो उनकी कुर्सी जाना तय था, ये हर कोई मानकर चल रहा था। क्या आपको लगता है किस दबाव में ये मीटिंग जो है वो पोस्टपोन की गई? देखिए, ये दो चीज जो आप पूछ रहे हैं, एक तो नेपाल के हर पॉलिटिकल एक्टिविटी चीन के कहने पर नहीं होगा, नहीं होता है। ये जरूर है चीन एक पॉलिटिकल फैक्टर के रूप में इमर्ज कर रहा है। जिस तरह कल इंडिया डोमिनेट करता था नेपाल का पॉलिटिक्स को, नेपाल के इंटरनल अफेयर्स इन्वॉल्व दिखता था, इंडिया ने नेपाल पॉलिटिक्स में उस हद तक जाकर काफी गलती की और उसके रिटेलिएशन में चाइना को इनवाइट किया नेपाल में। क्योंकि वो पॉलिटिकल चेंज 2005-6 के पॉलिटिकल चेंज में यूरोप और अमेरिका को अपने साथ लाकर चीन को एक तरह से प्रोवोक किया कि हमारे पड़ोस में क्यों हॉस्टाइल फोर्सेस आ रहे हैं। केवल भारत नहीं, रिएक्शन में चीन को बड़ा है, उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इसलिए उसके प्रोटेक्शन नेचुरली वो नेपाल में पॉलिटिकल कनेक्शन बढ़ा रहा है, ये समझना आसान है। और जहां तक बैठक 48 आवर्स के लिए पोस्टपोन हुआ है, पहले भी हुआ है, वो इसलिए कि कल भी प्रचंड और ओली के बीच में जो बात हुई थी वो बिल्कुल एक बिटर नोट में एंड हुआ। लेकिन जो के साथ 3-4 लोग, इन लोगों ने बोला कि पार्टी की एकता को हम बचाएंगे, इसलिए हम। ठीक है युवराज जी मैं आपके पास आता हूं और नेपाल की राजनीति को हम आपके जरिए समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच आपने प्रचंड से उनकी मुलाकात का जिक्र किया, तो आपको बता दें कि थोड़ी देर में प्रचंड से बात करेंगे प्रधानमंत्री ओली। ये खबर हमारे पास आ रही है काठमांडू से। कुर्सी बचाने के लिए ओली का ये आखिरी दांव माना जा रहा है। प्रचंड से ओली की कल हुई जो बैठक जिसका जिक्र अभी युवराज घिमरे साहब कर रहे थे, वो पूरी तरह से बेनतीजा रही। रविवार को भी ओली और प्रचंड के बीच बातचीत हुई थी। प्रचंड साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो ओली का इस्तीफा चाहते हैं, पार्टी अध्यक्ष पद से भी और पीएम पद से भी। और अब ऐसे में प्रचंड से बातचीत होने जा रही है नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, क्या आपको लगता है कि इस बातचीत में कुछ नतीजा निकलेगा? क्योंकि
प्रचंड अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर चुके हैं, बिल्कुल क्लैरिटी नजर आ रही है उनके स्टैंड में कि इस्तीफे से कम कुछ भी नहीं चलेगा। देखिए समीर, उसका नतीजा निकलेगा इसकी संभावना बेहद कम है, लेकिन एक बात पे ध्यान देना होगा कि वहां के नेपाल के जो प्रधानमंत्री ओली है वो एक नहीं बल्कि कई रास्ते अख्तियार कर रहे हैं। उनकी जो मुलाकातें हुई है हाल फिलहाल में, उन मुलाकातों पे गौर कीजिए। उनका दायरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बाहर भी बहुत दूर तक जा रहा है। वो नेपाल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिल चुके हैं। वो इसके साथ में नेपाली कांग्रेस के जो चीफ है शेर बहादुर देउबा, उनसे भी मिल चुके हैं। तो वो किसी भी सूरत में अपनी गद्दी बचाए रखने के लिए प्रयासरत हैं। जो वहां पर चीन की राजदूत है उनसे लगातार उनका संपर्क बना हुआ है। तो अभी जो स्थितियां लग रही हैं कि वो समझौते की, जो हमारे पास जानकारी भी आ रही है कि वो समझौते की किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हैं। उनको हर हाल में अपनी गद्दी बचानी है। और जो 45 सदस्य हैं उसमें करीब 30 से 35 के बीच स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य उनके खिलाफ हो चुके हैं। तो अब वो जितनी उनकी बातचीत चल रही है, चाहे वो नेपाल के आर्मी चीफ से चल रही हो या वो नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष से बात कर रहे हो या अपनी पार्टी में जो प्रचंड से बात होने जा रही है, वो एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरह से उनकी सत्ता जाने ना पाए। और वो अब हमारी जानकारी है कि वो एकोमोडेट करने को भी तैयार हो गए हैं। जो पहले बहुत ज्यादा वो अड़े हुए थे अपनी बातों पर, वहां वो कुछ नरम पड़ने के संकेत भी दे रहे हैं। ठीक है, पुष्पेश पंत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पेश पंत साहब, आप किस तरह से इस डेवलपमेंट को देखते हैं? एक तरफ चीनी राजदूत से मुलाकातों का सिलसिला और उसके बाद इस खबर का आना कि स्थायी समिति की मीटिंग जो है वो पोस्टपोन की जा रही है, क्या इसके पीछे चीन का कुछ दबाव नजर आता है, प्रेशर टैक्टिक्स नजर आती है क्या? मैं युवराज भाई की बात से 100% सहमत हूं। हमें ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि नेपाल में जो कुछ राजनीतिक घटनाक्रम होता है या वो भारत के दबाव में होता है या चीन के दबाव में होता है, और इन दोनों से अगर मुक्ति थोड़ी देर के लिए बेचारा नेपाल पाए भी तो यूरोपीय समुदाय के दबाव में होता है या जापान और अमेरिका के दबाव में होता है। मुझे लगता है कि भारतीयों को इस संवेदनशील मौके पर ये एहतियात बरतना चाहिए कि नेपाली राजनीति की अस्थिरता को लेकर बहुत ज्यादा उतावला उत्साह मुखर न करें। ये नेपालियों की आंतरिक राजनीति का विषय है। उनको ओली साहब प्रधानमंत्री के रूप में पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं, वो ओली साहब को तुनक मिजाज, तानाशाह, भ्रष्टाचारी मानते हैं या नहीं मानते हैं, उनकी पार्टी में स्थायी समिति में कितने सदस्यों का बहुमत उन्हें प्राप्त है या नहीं है, वो किस नायक से बात कर रहे हैं, किस राजदूत से बात कर रहे हैं, ये ओली साहब के विवेक का प्रश्न है और नेपालियों के अपनी राजनीतिक निर्णय का और विवेक का प्रश्न है। मुझे लगता है हमारी समझदारी इस समय ये होगी कि हम अटकलबाजी से बचें और ये न समझें कि ओली साहब जो थे वो भारत विरोधी थे। उनका जो तत्काल सत्ता परिवर्तन के बाद यदि होता है कोई उत्तराधिकारी आएगा वो भारत का मित्र होगा, इस तरह की अगानी अदूरदर्शिता से हमें बचना चाहिए। और भिमरे साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि आज यदि चीन अपने पैर पसारने में सफल हुआ है नेपाल में, तो उसके लिए कुछ भारतीय राजनयिकों का, कुछ भारतीय व्यापारियों का, कुछ भारतीय सेनानायकों का और राजदूतों का वह अहंकारी बर्ताव है जिसने नेपाली देश प्रेम को और स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब बात कही। अनिल आजाद पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं बीजिंग से, वो डायरेक्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अनिल आजाद पांडे साहब, क्योंकि ये बात जो पुष्पेश पंत साहब ने जिस बात का जिक्र किया अपने आप में बहुत वाजिब बात है, लेकिन पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ उससे कैसे भुलाया जा सकता है? जिस तरह से नेपाल ने नया नक्शा जारी किया उसमें उत्तराखंड के 3 गांवों को भी शामिल कर दिया, यानी सीधे सीधे हिंदुस्तान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए केपी शर्मा ओली। कोरोना के लिए पूरी दुनिया चीन को जिम्मेदार ठहरा रही है, उनको भारत जिम्मेदार नजर आ रहा है। ये सारी जो बातें हुई ये कहीं ना कहीं शक पैदा करती हैं कि चीन के इशारे पर केपी शर्मा ओली जो है वो काम कर रहे हैं और बीजिंग के हाथों की कठपुतली बन गए। देखिए समीर भाई, जैसा आप बता रहे थे, पुष्पेश जी ने भी जो बात कही, युवराज भाई ने बात की, और इसके अलावा मैं कुछ दिन पहले नेपाल के एक एक्सपर्ट है उनसे भी बात कर रहा था। तो पुष्पेश जी और युवराज की बातों में बिल्कुल, युवराज जी की बातों में बिल्कुल दम लगता है कि हर बात के लिए हम ये नहीं कह सकते कि चीन का हस्तक्षेप है या हर बात के लिए कि भारत का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है या फिर नेपाल अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन नेपाल के अपने भी कुछ कायदे हैं, अपने भी कुछ समस्याएं हैं। हालांकि पिछले दिनों कुछ रिपोर्ट जरूर आई थी कि नेपाल की जो चीन की राजदूत वहां पर जो स्थित है नेपाल में, वो बहुत प्रभाव रखती हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के संपर्क में है। और नेपाल के साथ जैसा कि हम जानते हैं पिछले कुछ समय से चीन के संबंध बहुत खास हो गए हैं। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि भारत के अति हस्तक्षेप के कारण, जैसा कि युवराज और पुष्पेश जी भी बता रहे थे, तो ये भारत को इसका खामियाजा थोड़ा भुगतना पड़ा है। और जैसा कि
समीर भाई, श्रीलंका के मामले में भी मैं कहना चाहूंगा कि मेरी श्रीलंका के एक जानकार हैं, उनसे बात हुई थी। उन्होंने मुझसे यही बात कही है कि भारत जो है, थोड़ा सा भारत ने इसको टेक फॉर ग्रांटेड लिया है। अपने जो छोटे पड़ोसी देश हैं, तो उसका जो फायदा है वो चीन ने उठाने की कोशिश की है। चीन कोशिश करता रहा है कि इन छोटे देशों को भी महत्व दिया जाए। अब आप इसको समझें कि हस्तक्षेप ज्यादा है या नहीं, ये थोड़ा समझने वाली बात है। ठीक है अनिल आजाद साहब, मैं आपको यहां पर रोक रहा हूं क्योंकि इस बीच जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि चीन का दखल कैसे, क्यों, इन सवालों का जवाब मिलता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल की राजनीति में चीन के सीधे दखल की बात एकदम सामने आ रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एनसीपी की बैठक से ठीक पहले चीन की राजदूत हाओ यांकी एक बार फिर एक्टिव नजर आई, सक्रिय हो गई। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि यांकी नेपाल में ओली विरोधियों पर दबाव बना रही हैं। मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं इस बड़ी खबर पर और अपडेट के साथ। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए समीर, पुष्पेश जी हालांकि कह रहे थे, युवराज भी कह रहे थे, लेकिन एक बात जरूर सोचने की है कि ऐसा नहीं है कि नेपाल की आंतरिक राजनीति में चीन दखल नहीं दे रहा है। हाँ। या केपी शर्मा ओली चाइना कार्ड को खेलते हुए जानबूझकर भारत के खिलाफ माहौल नहीं बना रहे हैं। और ऐसे में ये भी कहना कि भारत एकदम तटस्थ हो, भारत कोई मतलब ना रखे और भारत एकदम इग्नोर कर दे, वो भी उचित प्रतीत नहीं होता है। खास करके एक ऐसे समय में जब भारत और नेपाल के बीच बहुत मजबूत संबंध थे और सत्ता में बैठा एक व्यक्ति। और देखिए मनीष, जब हम और आप बात कर रहे हैं इस वक्त केपी शर्मा ओली जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, काठमांडू में उनके घर पहुंचे हैं प्रचंड। ये इस वक्त की ताजा तस्वीरें, ताजा अपडेट TV9 भारतवर्ष पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। प्रचंड पहुंचे हैं केपी शर्मा ओली से मुलाकात करने के लिए और यह मुलाकात भी अपने आप में बहुत डिसाइसिव मानी जा रही है। लेकिन चीन की राजदूत के साथ जो केपी शर्मा ओली की मुलाकात हुई, उसकी तस्वीरें भी मनीष हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और आप बता रहे थे कि इन मुलाकातों का मतलब आखिर है क्या? बिल्कुल, देखिए शुरू में क्या किया ओली साहब ने, सबसे पहले भारत विरोध के नाम पर नेपाल की जनमत को तैयार करना शुरू किया। लेकिन उनकी पोल पट्टी तब खुल गई जब स्वयं नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि आप भारत पर मत आरोप लगाइए, हम नहीं चाहते हैं कि आप गद्दी पर रहें, आपको गद्दी से उतरना पड़ेगा। और फिर सिर्फ प्रचंड साहब की बात नहीं थी, बल्कि नेपाल की राजनीति के सीनियर नेताओं ने कहा कि केपी शर्मा ओली आज जो कुछ कर रहे हैं भारत विरोध के नाम पर, वो नेपाल के लिए खतरा है। और इसी वजह से रही बात एक राजदूत को, आप देखिए कोई भी देश में कोई विदेशी राजदूत तब एक्टिव होता है जब वहां की सत्ता, वहां की सरकार उसकी इजाजत देती है। प्रधानमंत्री ओली कि चीन की राजदूत को एक्टिव करके बाकी नेताओं को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, उन पर दबाव देना चाहते हैं कि देखिए मेरे साथ चीन जैसी महाशक्ति खड़ी है, तो आप बताइए कि आप मेरा मुकाबला कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर नेपाल लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक देश में जब 45 में से 35 सदस्य ये कह रहे हैं कि ओली साहब को जाना होगा, तो नेपाल इस समय भले ही केपी शर्मा ओली सोचते होंगे कि वो नेपाल के नए शी जिनपिंग बनने की कोशिश में है, लेकिन उनकी ये चाल स्वयं प्रचंड साहब या माधव नेपाल चलने नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है इस पूरे परिदृश्य में अगर हम ये देखें, क्योंकि भारत को लगातार भारत पर उंगली उठाना सही नहीं है, क्योंकि आप देखिए भारत लगातार नेपाल की मदद के लिए हमेशा तैयार। आज भी जब नेपाल में भारत विरोधी माहौल रची जा रही है, तब भी कोरोना काल में भारत से जितना बन पाता है लगातार मदद की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, आपने सही कहा। और उसके बावजूद भी नेपाल की तरफ से मिल क्या रहा है हिंदुस्तान को, यह जग जाहिर है। केपी शर्मा ओली ने जिस तरह के एंटी इंडिया स्टैंड्स लिए हैं, उससे कहीं ना कहीं साफ जाहिर होता है। पंकज दास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नेपाल से हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, किस तरह से आप देखते हैं चीनी राजदूत से मुलाकातों के इस सिलसिले को, क्योंकि ये बात बिल्कुल साफ जाहिर हो रही है और तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं कि न सिर्फ केपी शर्मा ओली बल्कि ओली विरोधी नेताओं से भी चीन की राजदूत ने मुलाकात की और माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं चीन की तरफ से दबाव था, जिसके चलते यह मीटिंग जो है वो पोस्टपोन हुई है। आपके पास क्या खबर? तो बिल्कुल देखिए, नहीं होगी। नेपाल की जो अभी कम्युनिस्ट पार्टी बनी है, जो वो दो बड़ी पार्टियों का मर्जर है, उसमें भी चीन की भूमिका थी। चीन के ही कहने पर वो दोनों पार्टी मर्जर होके वो इलेक्शन में गई, उसके बाद उन्हें 2/3 की मेजोरिटी हासिल हुई। इसलिए चीन की चिंता इसलिए अधिक है कि उनकी विचारधारा की पार्टी है ये,
आपको ये भी मालूम होगा कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक रिटन एग्रीमेंट भी हुआ है, जिसमें उन्होंने एक सीट पथ को अंगीकार करने की बात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने कही है। तो जाहिर सी बात है चीन का इस पार्टी पर जो है वो ये पार्टी नहीं टूटे, ये पार्टी विभाजन नहीं हो, इस बात के लिए चीन चिंतित जरूर रहेगा, क्योंकि ये पार्टी उसकी बनाई हुई है। इसमें इसके जरिए वो नेपाल में अपना पैर पसारना चाहती है और उसको मालूम है कि नेपाल और इंडिया का जो है ये खुला सीमा है, और इस वजह से नेपाल में यदि उसका कंट्रोल रहा चीन का तो वो भारत पर भी नजर रख सकती है, भारत पर दबाव बना सकती है। जैसा कि लद्दाख प्रकरण में हमने देखा कि जब भारत और चाइना लद्दाख में उलझे हुए थे तब अचानक से नेपाल में सीमा विवाद खड़ा किया गया। तो ये एक कहीं ना कहीं सोची समझी ये साजिश तो लगती है। तो इसलिए जो चीन के राजदूत है वो सिर्फ माधव नेपाल से नहीं बल्कि 2 दिन पहले उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री से लगातार संपर्क में है। कल रात को माधव नेपाल की खबर बाहर आई है, लेकिन वो प्रचंड से भी मिली है और उनका सिर्फ एक है, कोई प्रधानमंत्री बने, कोई पार्टी अध्यक्ष बने, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ एक मकसद है कि नेपाल में जो कम्युनिस्ट पार्टी की वो टूटनी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल पंकज दास, आपने बिल्कुल बहुत वाजिब बात आपने कही है कि जब दोनों पार्टियों का मर्जर हुआ था और ये एनसीपी बनी थी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, दोनों पार्टियों को मिलाकर, उसमें भी चीन का रोल था और आज चीन ये बिल्कुल चाहता है कि ये पार्टी टूटे ना। कौन प्रधानमंत्री बने कौन ना बने इससे वास्ता कम है, लेकिन बड़ा मकसद ये है कि किसी भी हाल में चीनी जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है वो टूटनी नहीं चाहिए। और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रचंड पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए केपी शर्मा ओली से, यानी इस वक्त उन 2 नेताओं के बीच मुलाकात हो रही है जिसमें से एक नेपाल का प्रधानमंत्री है। और अगर केपी शर्मा ओली कुर्सी छोड़ते हैं या वो कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं तो प्रचंड इस कुर्सी के प्रबल दावेदार हैं। वो 2 नेता जिसमें से एक प्रधानमंत्री और एक प्रधानमंत्री की कुर्सी का प्रबल दावेदार, उन दोनों नेताओं के बीच इस वक्त मीटिंग चल रही है। और ये मीटिंग अजय चौरसिया साहब आपके हिसाब से कितनी अहम है? क्या इस मीटिंग में कोई नतीजा निकल सकता है? क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी का क्या रुख है केपी शर्मा ओली को लेकर ये दुनिया जानती है, खुद ओली भी जानते हैं। ऐसे में क्या प्रचंड के साथ ये जो अहम बातचीत हो रही है इसमें कुछ फैसला हो सकता है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री केपी ओली का कार्यशैली जो है, कार्य पद्धति जो है, काम करने का तौर तरीका जो है वो एकदम तानाशाही जैसा है और वो उनके कार्यकाल में संसदीय प्रणाली जो है कमजोर हुआ है और अपने ही पार्टी के नेताओं को कॉर्नर करने का प्रत्येक काम वो किए हैं। चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर जिस तरह का असंतुष्टि है देश के भीतर, इतना आसान नहीं है कि चाइनीज इन्वेस्टर के कहने से सारा चीज समाधान हो जाए। हर हाल में केपी ओली पीछे हटने वाले नहीं है। यदि केपी ओली को छोड़ना पड़ता है, दोनों में से कोई एक पद तो वो कुछ भी कदम उठा सकते हैं। हाँ, यदि चाइनीज इन्वेस्टर के प्रेशर में माधव जी, जलनाथ जी, प्रचंड जी पीछे हटे तो एक बात है, अन्यथा इसका समाधान निकलने वाला नहीं है। केपी ओली किसी भी हालत में पीछे हटने वाले नहीं है, इसलिए इतना आसान नहीं है इस हाल जो परिस्थिति कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर जो सृजित हुई है और पोलिट ब्यूरो में इस तरह से अल्पमत में आ गए हैं, संसद सचिवालय में अल्पमत में है, आपको केंद्रीय समिति में अल्पमत में है, सारा पार्टी एक साइड में है और केपी ओली के साथ कुछ लोग हैं जो अकेले वो लोग अड़े हुए हैं और वो लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। 2 दिन पहले परसों रात शाम को सारे कैबिनेट मिनिस्टर को बुला के उन्होंने कह दिया है कि मैं बाई फोर्स निर्णय लूंगा, इसलिए इतना आसान नहीं है। प्रचंड जी पीछे हटे तो अलग बात है और उसको किस तरह से केमिस्ट्री मिलाया जाता है देखने की बात है। हमको तो नहीं लगता है कि केपी ओली पीछे हटेंगे। ठीक है, जो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं उसी से जुड़ी एक अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें कि नेपाल की सियासत में चीन के दखल का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि चीन के राजदूत नेपाल के राष्ट्रपति पर दबाव बनाकर भी चीनी हित साधने के लिए अपने मोहरे ओली को बचाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन पार्टी में ही फजीहत करा चुके केपी शर्मा की राह आसान नहीं है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से भी हाओ यांकी, जो कि चीन की राजदूत हैं, उन्होंने मुलाकात की है। पार्टी के कई सीनियर नेता ओली के विरोध में हैं। ओली को दोनों पदों से हटाने के हक में पुष्प कमल दहल प्रचंड और माधव नेपाल नजर आ रहे हैं साफ तौर पर। वहीं पार्टी चेयरमैन और पीएम की कुर्सी से
हटने का जबरदस्त दबाव केपी शर्मा ओली पर नजर आ रहा है। युवराज घिमरे साहब, आप किस तरह से इस खबर को देखते हैं? और जिस बात का जिक्र अजय चौरसिया जो कि सांसद रह चुके हैं नेपाल में, उन्होंने जिस बात का जिक्र किया कि अब चीन के दबाव में अगर प्रचंड या फिर ओली विरोधी अपना कदम पीछे खींचते हैं तो बात अलग है, वरना जो हालात हैं उसमें कहीं ना कहीं केपी शर्मा ओली के खिलाफ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और उनको कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। आपको लग रहा है कि यह पॉसिबल है? नहीं कि उनके खिलाफ प्रेशर है पार्टी में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी की परिस्थिति में केपी ओली सकता है, लेकिन केपी ओली कुछ सप्ताह के लिए हो, कुछ महीने के लिए हो, मेरे ख्याल से बने रहेंगे, क्योंकि संसद के अंदर में कम्युनिस्ट पार्टी, पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर में केपी शर्मा मेजोरिटी है। स्टैंडिंग कमेटी का डिसीजन एक मोरल प्रेशर हो जाता है, लेकिन पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी में मेजोरिटी। आप लोग इस तरह बहस कर रहे हैं कि सारा चीन कर रहा है। एक चीज देखिए, आप लोगों को बहुत ध्यान देना होगा। युवराज घिमरे साहब, हम जो कर रहे हैं और जो दिखा रहे हैं वो पुख्ता खबरों के आधार पर कह रहे हैं। चीन की राजदूत का केपी शर्मा ओली के विरोधियों से मिलने का क्या मतलब है आपके हिसाब से? आप हमें समझा दीजिए। नहीं, युवराज घिमरे साहब, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपसे यह गुजारिश कर रहा था सर, मैं आपसे यह गुजारिश कर रहा था कि चीन की राजदूत का केपी शर्मा ओली के विरोधियों से मिलना यह क्या बता रहा है ऐसे वक्त में जब ओली के खिलाफ माहौल बन रहा है, पद छोड़ने का दबाव है? युवराज घिमरे साहब, माफ कीजिएगा, मैं आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं दुरुस्त कराता हूं, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल इशू है। हम दोबारा आपके पास आएंगे और इसी सवाल का जवाब आपसे हम लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन पुष्पेश पंत साहब, अगर आप इस सवाल का जवाब हमारे दर्शकों को कुछ समझा पाएं और कुछ रोशनी डाल सकें। देखिए, मुझे लगता है जो हमारे मित्र भी एक नेपाल से हमें याद दिला रहे थे कि नेपाल की जो संयुक्त कम्युनिस्ट पार्टी है उसका निर्माण चीन ने किया है, और ये जो बातचीत चीन के राजदूत कर रही हैं वो किसी और राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि से नहीं कर रही हैं, ओली साहब के उन विरोधियों से कर रही हैं जो इसी पार्टी के भीतर के हैं। और हमें ये याद दिला रहे थे हमारे नेपाली मित्र कि जब ये पार्टी का एकीकरण हुआ था, चुनाव के पहले 2/3 बहुमत से मिले, तब चीन के साथ एक करार हुआ है कि एक न्यूनतम कार्यक्रम पर भी एक पार्टी समग्र रूप से काम करेगी। तो चेहरा बदल सकता है मगर चीन का मोहरा बचा रहेगा। और मुझे लगता है कि हमें याद रखना चाहिए कि कई बार अतीत में ऐसा हुआ है कि भारतीय राजदूत हो, अमेरिकी राजदूत हो, उन्होंने भी बड़े बड़े राजनेताओं से नेपाल में बातचीत की है। और जब तक वहाँ गणतंत्र नहीं था, राजशाही चलती थी, तब तक तो भारतीय राजदूत अपने को नायब लाट समझा करते थे। तो सर सीपीएम को लेकर के उन श्याम सरन तक, जिनके नाक के ठीक नीचे नरसंहार राजमहल में नेपाल में हुआ, और ये सारी तैयारी धरी की धरी रहेगी कि भारत की गुप्त सेवा क्या करती है, भारत के राजदूत कितने कुशल और दूरदर्शी हैं। तो मुझे हमें लगता है कि बात भूलनी नहीं चाहिए। जो कुछ नेपाल में इस वक्त हो रहा है, मैं आपसे सहमत हूं कि चीन हो सकता है नेपाल की राजनीति में सीधा प्रत्यक्ष अवांछित हस्तक्षेप कर रहा हो, मगर ये कहने का अधिकार नेपालियों को है, भारतीयों को नहीं है। हमारी चिंता अपने न्यूनतम सामरिक और आर्थिक राष्ट्रीय हितों को नेपाल भूमि में सुरक्षित रखने के होने चाहिए। जब तक नेपाल की कोई भी सरकार जिसे वहां का जन समर्थन प्राप्त है वो भारतीय हितों की उपेक्षा नहीं करती, सामरिक और आर्थिक, तब तक हमें लगता है कि हमें मुखर होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जो पिछले दिनों जो भी घटनाक्रम हुआ, जो नक्शे को लेकर विवाद हुआ, जिस तरह से कोरोना के लिए जिम्मेदार भारत को ठहराया गया नेपाल की तरफ से, उन इंसिडेंट्स का जिक्र अगर किया जाए और उनको देखते हुए जो प्रचंड का रुख रहा, जिस तरह से केपी शर्मा ओली ये भी आरोप लगा रहे थे कि भाई भारत की तरफ से हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही, तो प्रचंड ने उनसे प्रूफ मांगा कि किस बिना पर आप ये दावा कर रहे हैं। तो क्या प्रचंड जो है वो हिंदुस्तानी हितों के लिहाज से कुछ ज्यादा करीब नजर आ रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, मुझे लगता है ये हमारा कहना उचित नहीं है, मगर हमको इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि ओली ने यदि भारत विरोधी स्वर अख्तियार किया और भारत को कोरोना वायरस के लिए ट्रंप की तरह, वुहान वायरस की तरह जिम्मेदार ठहराया, तो कहीं कहीं वहीं नेपाली राजनीति में उन्हीं की पार्टी के एक व्यक्ति ने भारत विरोध के कारण उनका विरोध का स्वर मुखर किया। हमें इतने मात्र संतुष्ट हो जाना चाहिए। मनीष, यानी अभी जो कुछ भी नेपाल की सियासत में हो रहा है, कौन चेहरा रहेगा, कौन चेहरा जाएगा, इस पर हमें दूर से नजर रखनी चाहिए, और वही हम मेरे ख्याल से कर भी रहे हैं।
देखिए, बात तो सही है कि हम वही कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो भारत के विदेश मंत्रालय की भी जो प्रतिक्रिया है उसमें राजनीतिक किसी भी तरह की टीका टिप्पणी नहीं की जा रही है। और पुष्पेश जी जैसा नेपाल को लेकर बता रहे हैं, सैद्धांतिक तौर पर वो सारी बातें सही है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखिए, व्यवहारिक तौर पर क्या हो रहा है। अगर हम चुप हैं, अगर हम तटस्थ हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि नेपाल ने अपने पॉलिटिकल मैप को चेंज किया। क्या हम देख रहे हैं कि नेपाल ने चीन को इस हद तक एक्सेस दिया है कि अब वहां पर भारत विरोध तमाम तरह की गतिविधियां शुरू हो गई है। तो क्या हम कब तक चुप रहे? एक लाइन होनी चाहिए कि ठीक है, जिस दिन नेपाल ये कह दे कि अब हमारा दिल्ली से संबंध खत्म हो गया, क्या तब भारत को बोलनी चाहिए? तो ये एक डिबेट है भारत में भी, जो तमाम तरह के बुद्धिजीवी हैं, जानकार हैं, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक तराजू पर अगर आप देखें तो क्या समय नहीं आ गया जब भारत को आंखें खोलनी चाहिए? क्योंकि हम चुप थे तो हमने श्रीलंका में देखा क्या हुआ, हमने मालदीव में देखा क्या हुआ, और यहाँ भी अगर आप देखें तो आखिर बात वही है कि नेपाल, अगर भारत के राजदूत कभी नेपाल के प्रधानमंत्री या किसी और से मिलते थे तो ये आरोप लगता था कि भारत हस्तक्षेप कर रहा है। लेकिन आज आप देखिए कि चीन के राजदूत सब लोगों से मिल रहे हैं और सबको गुडी गुडी लग रहा है, जैसे कि वो बिल्कुल। मनीष बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर, चीन एक तरफ नेपाल को भारत के खिलाफ भड़का रहा है तो एलएसी पर भी साजिश रचने से बाज नहीं आ रहा है। एलएसी से एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। एलएसी पर चीन की एक और साजिश, बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कर रहा है चीन, हेलीकॉप्टर सपोर्ट बेस भी बना रहा है चीन। देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर आई है। ये सैटेलाइट इमेज इस वक्त आपके सामने TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर, हेलीकॉप्टर सपोर्ट बेस बना रहा है चीन एलएसी पर। सैटेलाइट इमेज में चीन की ये करतूत बेपर्दा हुई है। तो एक तरफ नेपाल पर जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है और जिस तरह से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को उभारने की कोशिश चीन की शय पर नेपाल करता हुआ नजर आ रहा है, वो तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ एलएसी पर भी अपनी हिमाकतों से बाज नहीं आ रहा है चीन। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, देखिए, अब ये जो ताजा सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, ये एक बार फिर चीन की करतूतों को बेपर्दा कर रही हैं। क्या मतलब है इसका? देखिए, ये फिंगर 4 के एरिया में, इसके पहले भी ये खबर आई थी कि फिंगर 4 के एरिया में वो अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, हेलीपैड बनाने की कोशिश कर रहा है, और फिंगर 8 से लेकर के फिंगर 4 के बीच में पैंगोंग त्सो का जो नॉर्दर्न किनारा, उत्तरी किनारा है, वहां पर उसने कई सारे बंकर, कई सारे पिल बॉक्स, कई सारे ऑब्जर्वेशन कैंप वहां पर बना लिए हैं। परमानेंट स्ट्रक्चर लगातार वहां पर बनाता जा रहा है। और हमारी जानकारी ये है कि ये सब नेगोशिएट करने के लिए उसे बहुत सारी चीजों पर नेगोशिएट करना है, खासतौर पर ताइवान को लेकर के, हांगकांग को लेकर के, चीन की कंपनियों को जिस तरह से भारत ने कई सारी मामलों में स्क्रूटनी होती है, उनकी स्क्रूटनी शुरू कर दी है, कई सारी चीजों पर बैन लगा है। तो उन सब चीजों पर नेगोशिएट करने के लिए वो इस तरह की हरकतें कर रहा है कि कल को, चूंकि विंटर्स आ रहे हैं, विंटर्स में वो जगह बहुत ही इनहॉस्पिटेबल हो जाती है, वहां पर टिकना मुमकिन नहीं है। लेकिन वहां से बैकआउट करने से पहले नेगोशिएट करके कई सारी चीजें अपने हक में कर लेने की जो पहले से रणनीति रही है, उसी रणनीति के तहत ये सारा चीन का वहां पर कामकाज चल रहा है। अभिषेक बने रहे हमारे साथ। अनिल आजाद पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे बीजिंग का रुख करते हैं। अनिल आजाद, जिस तरह चीन की हिमाकतें जारी हैं, 3 दौर की बातचीत हो चुकी है कमांडर लेवल की, उसमें कुछ वादे भी किए गए, लेकिन चीन उन वादों को तो निभाता नहीं, धोखेबाजी फितरत में। ऐसे में अब एलएसी पर एक तरफ हम फिर देख रहे हैं कि निर्माण कार्य जो है वो चीन की तरफ से किया जा रहा है, दूसरी तरफ नेपाल पर दबाव। चाहता क्या है चीन? देखिए समीर भाई, बात यह है दरअसल कि जैसा कि आपने बताया कि भारत की ओर से बार बार यह आरोप लगाया गया कि जो वहां पर जो घटना हुई है 15 जून की रात को, जो खूनी संघर्ष हुआ दोनों देशों के सैनिकों के बीच, उसमें चीन की ओर से पहले आक्रामकता दिखाई गई। लेकिन जो यहाँ पर चीन ने जो अपना पूरा नजरिया यहाँ पर लोगों के सामने पेश किया है, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। आपको यह समझना होगा, और इस बात को चीन मानने से तैयार नहीं है कि उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ तक कि भारत ने उस रात को हमारे इलाके में आकर हमारे टेंट में आग लगाई, इससे आक्रामकता भड़की, हम तो चाहते ही नहीं है और हम तो शांति चाहते हैं। चीन ये कहता रहा है कि हमारी उस इलाके में संप्रभुता रही है, तो भारत ने उस इलाके में आने की हिम्मत की है और भारतीय सैनिक अनिल आजाद, इससे बड़ा झूठ और क्या होगा? चीन तो ये तक मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसके कितने सैनिक मारे गए, वो अपने सैनिकों का नाम तक बताने के लिए तैयार नहीं है।
जी, इसके समीर भाई, इसके पीछे भी उन्होंने यहाँ पर एक तर्क दिया है। उनका अपना तर्क है, जैसा कि भारत ने बताया कि 20 सैनिकों की जान चली गई है, शहीद हुए हैं, और चीन ने यहाँ पर बताया कि हम इस विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, हम अपने जो यहाँ पर लोग हैं उनमें राष्ट्रवाद की भावना को इस तरह से नहीं फैलाना चाहते हैं, ताकि हम इस बारे में नहीं बता रहे हैं। लेकिन जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर लेह दौरे पर गए हैं, कल उन्होंने वहां पर मुलाकात की है सैनिकों से, और विस्तारवादी जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया उसको लेकर चीन बहुत यहाँ पर नाराज था। चीन ने कहा कि हमारे साथ इस तरह की बातें की जा रही हैं, हमने 14 देशों के साथ अपने जो जमीनी जो हमारी सीमा विवाद है उसको सुलझा लिया है, जबकि हमको इस तरह से दोष नहीं देना चाहिए। तो चीन एक तरह से चाहता है कि उसकी छवि पूरी तरह से अच्छी बनी रहे, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज पहुंच गया, सबको पता है, आज पूरी दुनिया को पता है कि विस्तारवादी कौन है। जी समीर भाई, ठीक है, बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक और अहम खबर आ रही है, क्योंकि चीनी मीडिया में क्या चल रहा है, चीन अपनी जमीन पर लोगों को बताने की कोशिश क्या कर रहा है, ये अनिल आजाद ने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया। और इसी से जुड़ी एक अहम खबर, भारत में बायकॉट पर चीन बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर एक तरह से भड़ास निकाली है, कोविड से निपटने में चीन के सामान का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये कहता हुआ नजर आ रहा है ग्लोबल टाइम्स, भारत कर रहा है इन सामान का इस्तेमाल। अब आप देखिए कि फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो किस हद तक पहुंच चुका है। तो भारत में जिस तरह से चीनी ऐप्स का बॉयकॉट किया गया है, 59 चीनी ऐप्स बंद कर दिए गए हैं, इसके अलावा चीनी सामान के बहिष्कार की लगातार मुहिम जारी है। उसके बाद अब ग्लोबल टाइम्स की तरफ से यह कहा जा रहा है कि देखिए कोविड-19 से बचने के लिए चीनी सामानों का इस्तेमाल किया जा रहा है भारत में। पुष्पेश पंत साहब, इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे आप, किस तरह से देखते हैं आप इन खबरों को? देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से चीन को गंभीरता से लेना पड़ेगा। भारत ने जो बहिष्कार किया है, मैं इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि भारत निजात नहीं पा सकता है चीन के ऊपर निर्भरता से। कुछ समय ऐसा होगा जब भारतीयों को कष्ट हो सकता है, हमारे उद्योगपतियों को कष्ट हो सकता है, हमारी दवा कंपनियों को कष्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक को कष्ट हो सकता है, मगर अब तक हमने भी चीन की तरह अपने उस बड़े बाजार का रुख नहीं किया जो देहाती बाजार है। अब तक भारत का जो सुविधा भोगी, विलासी, मध्यवर्गीय, उच्च वर्गीय शहरी है, वो उन उपभोक्ता सामग्री का उपयोग करता है जो महंगी है। और यदि भारत चाहे तो अपने उद्योग धंधों के लिए, अपने रोजगार के लिए थोड़े अंतराल के, कष्टपूर्ण अंतराल के बाद वह निर्भर हो सकता है। और चीन को कहीं न कहीं, भले हमारे व्यापार का पैमाना बहुत बड़ा। ठीक है पुष्पेश जी, वक्त हमारे पास कम बचा है। पंकज दास साहब हमारे साथ नेपाल से मौजूद है। पंकज साहब, अभी आपको नेपाल की सियासत में जो कुछ चल रहा है उसमें आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है, जाते जाते ये बता दीजिए। और नेपाल को हासिल क्या हुआ, इस तरह से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को उभार कर हासिल क्या हो रहा है नेपाल को, चीन की शय पर जो ये कुछ सारी चीजें कर रहा है? कोई बीच का रास्ता अपनाया जा सकता है, राजनीतिक में तो यही हो सकता है। दूसरी बात, आपने कहा कि आखिर नेपाल को हासिल क्या हुआ, तो एक सनकी तानाशाह शासक की वजह से नेपाल की जनता को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत के साथ जो हमारे इतने अच्छे संबंध थे और राजनीतिक और कूटनीतिक कारणों से उन्होंने जो हमारे पारिवारिक संबंध थे, हमारे धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक संबंध थे, उस पर चोट किया है, उस पर प्रहार किया है। तो इसका खामियाजा निश्चित रूप से आने वाले दिनों में नेपाली जनता को ही भुगतना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज दास साहब हमसे बातचीत करने के लिए। युवराज घिमरे साहब आपका भी, अजय चौरसिया साहब आपका भी, पुष्पेश पंत साहब, अनिल आजाद पांडे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और पंकज दास साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि एक सनकी तानाशाह की शय पर इस वक्त जो नेपाल कर रहा है, जिस तरह से एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को उभारने की कोशिश की जा रही है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं नेपाल को ही भुगतना पड़ेगा आने वाले दिनों में।